नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुकभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनाम् शङ्खं चक्रं जलौकाम् ददत् मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिदया सुखपरिबिल सन्मालिलं भोजनेत्रम् कालाम्बोधोज्ज्वलाङ्गं कटितटबिल सच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिल गदवन् प्रौढ़दावाग्निलीलम्। सभी साथियों को नमस्कार। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की कक्षा का प्रारंभ कर रहे हैं और हम एक ऐसे रोग के बारे में पढ़ रहे हैं जी, जिसको आयुर्वेद में सभी रोगों में प्रमुख माना गया है जी। जितने भी रोग हैं सभी रोगों में प्रमुख, उसके पर्याय ऐसे है कि उसको साक्षात यमराज कहा गया है, मृत्यु का कारण कहा गया है, बलनाशक कहा गया है। तो ऐसे रोग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नए साथियों से जानना चाहेंगे कि पिछली 2 कक्षाओं में जो पढ़ा है उसमें से कोई साथी बताएगा क्या जी कि हम क्या टॉपिक ले रहे हैं और क्या समझाना चाहते हैं आप लोगों को और क्यों जी। नए साथियों में से किसी को कुछ समझ आ रहा है क्या जी? हाँ बताओ जी। पिछली मीटिंग का ज्यादा विषय हमारा ये था जी कि बुखार के अंदर महासुदर्शन काढ़ा का इस्तेमाल करना चाहिए जी, और कोई दवाई गोली किसी प्रकार की अंग्रेजी वाला नहीं लेनी चाहिए, और एक इसमें फास्ट नहीं रखना चाहिए कोई भी उसमें बुखारी में किसी चीज में भी कोई भी होता तो सही चिकित्सा इसकी यही होगी कि भाई महासुदर्शन काढ़ा करो जी, और रोटी नहीं खानी चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, सिर्फ अपना नार मौसमी या अंगूर वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए बुखार के टाइम, या भाई थोड़ी बहुत पतली दाल ले लो जी इसके लिए। तो ये विषय था जी, क्योंकि अगर आप अंग्रेजी दवाइयां लेते हो उसमें साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं, शरीर के अंदर बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, पैरों में जकड़ जाना, पिंडलियों में दर्द वगैरह, पीठ में दर्द, पसलियों में, हार्ट को भी परेशानी होती है इसमें जी, कानों में भी, सिर में भी पीड़ा, मलमूत्र में भी परेशानी जी, और बुखार के अंदर कई तरह की और प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो यही है जी, कफ के अंदर इसमें है ना, जो कफ बढ़ जाता है, दूध घी दही और ये ज्यादा ये गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए बुखार में जी। तो ये थी गुरु जी पिछली मीटिंग का ज्यादातर, और बाकी और नए साथी कोई बता सकते हैं तो बता देंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, और बहुत अच्छे से 1-2 मिनट में जो पूरी क्लास का निष्कर्ष है और आपको समझ आया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है जी आपने, और लगभग पिछली 2 कक्षा से ही आप जुड़ रहे हैं और बहुत बारीकी से आपने बताया है जी। देखो ऐसा है जी, आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि आप अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ के आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाना शुरू कर दोगे तो आपके सब रोग ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे जी। कि आप अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ के आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाना शुरू कर दोगे तो सब रोग ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। वो केवल वो आयुर्वेद नहीं है जी। और ज़्यादातर आज के टाइम पे आयुर्वेद हो भी ऐसा ही गया है कि भाई अंग्रेजी दवाइयाँ छोड़ के फिर ऐसे वैद्य के पास, ऐसे चिकित्सक के पास, ऐसे डॉक्टर के पास जाना जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ देता हो। लेकिन इस क्लास में हमारा प्रयास है, हम सबका प्रयास है कि हम जो सही में आयुर्वेद है वो आप लोगों को सिखाने की प्रयास में है जी, उसकी जानकारी आप लोगों को देने के प्रयास में है। सही में जो आयुर्वेद है, जब तक आपको सही आयुर्वेद की समझ नहीं होगी, समझ तो अकेले दवाइयों से, चाहे चिकित्सक वैद्य कितना बड़ा हो, जब तक रोगी सपोर्ट नहीं करेगा उसको, जब तक रोगी को जीने की समझ नहीं होगी, अकेला वैद्य या चिकित्सक से ठीक नहीं होगा जी। अगर रोगी की समझ है
फिर आप वैद्य चिकित्सक का सहारा ले रहे हैं, तो आप पहले तो बीमारी नहीं पड़ेंगे तो थोड़ी समस्या बनेगी, और फिर आपकी सब समस्याएं अच्छे से ठीक हो जाएगी जी। तो हम आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बता रहे हैं जी, जिसमें जन्म से लेके और आप अब तक जितने साल के हो चुके हैं, कोई साथी 30 साल का होगा, कोई 40 का, कोई 50 का, आत्म प्रकाश जैसे कोई साथी 60 साल के भी होंगे, तो सबकी बुखार की गलत चिकित्सा करी गई है। सब गलत चिकित्सा कर रहे हैं। जो बुखार की हम चिकित्सा समझ रहे हैं वो चिकित्सा ही नहीं है, और उसके कारण फिर असमय बुढ़ापा और जल्दी बुढ़ापा, अधिक बीमारियां शरीर में, ऐसी बीमारियां कि जीवन के आखिरी दिन तक दवाइयां खानी पड़ती है। ऐसी स्थिति में लोग हैं। उनसे तभी बचा जा सकता है जब जीने की समझ हो। उसके लिए आरंभ में 10 कक्षाएं हमने पढ़ी कि भाई किन नियमों का हमने पालन करना है, या स्वस्थ रहने के 10 नियम क्या है, या सही तरीके से जीने की शैली क्या है जी, वो हमने समझी। अगर हम उसका पालन कर रहे हैं, फिर बुखार को अगर हम समझ पा रहे हैं, तो हम बहुत बीमारियों से बच सकते हैं जी। और ऐसी बीमारियां, बड़ी बीमारियां तो होगी ही नहीं जी। तो बुखार के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा है जी, और इसमें आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि बुखार आया जी, उसमें हमने जो ट्रीटमेंट पढ़ा है वो ट्रीटमेंट लिया, तो बुखार 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो जाता है जी। जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसमें हमने यही पढ़ा कि बुखार आए तो क्या क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या चीज़ें छोड़नी है। अगर उस तरीके से हम बुखार का इलाज करते हैं तो लगभग 90% बुखार है जो पहले दूसरे दिन में ठीक हो जाएंगे जी। फिर 5% बुखार ऐसे भी हैं जो उस तरह के ट्रीटमेंट से नहीं ठीक होंगे जी। कई बार ऐसा होता है कि बुखार आया, 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो गया, जो मेथड आपको बताया है जी। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, दूसरों को बताओगे। और कई बार ऐसा होता है जी, 90% को छोड़ के जो 5% बुखार है, बुखार आया वो 1 दिन ठीक नहीं होता, 2 दिन ठीक नहीं होता, 3 दिन ठीक नहीं होता, 4 दिन ठीक नहीं होता, 5 दिन ठीक नहीं होता, 1 सप्ताह ठीक ही नहीं होता जी। और उसमें कई बार ऐसा हो जाता है कि हम किसी भी तरह की मेडिसिन ले लें, कुछ भी ले लें, उस बुखार में केवल जब तक वो मेडिसिन का प्रभाव है तब तक ही आराम मिलता है जी, चाहे लोग एलोपैथी मेडिसिन भी ले रहे हों। तो ऐसा क्यों होता है जी? कई बार तो क्या है कि 2 दिन में बुखार ठीक हो गया, कई बार हफ्ते तक भी दवाइयाँ ले रहे हैं, एडमिट है, ग्लूकोज ले रहे हैं, फिर भी ठीक नहीं है जी। कई बार ऐसे होता है कि पूरे दिन में, एक बार दिन में बुखार आता है, एक बार रात में, बाकी टाइम में ठीक रहता है जी। कई बार ऐसा होता है कि 24 घंटे में केवल 1 बार बुखार आएगा, बाकी टाइम में रोगी अच्छा फील करता है, बुखार होता ही नहीं है। उसको लगता है कि जी अब मेरा बुखार ठीक हो गया, लेकिन वो फिर आ जाता है 24 घंटों में 1 बार जी। ऐसा क्यों जी? कई बार ऐसा होता है कि आज बुखार आया है, कल नहीं आएगा, परसों सुबह तक हमें लगा ठीक है अब बुखार चला गया जी, फिर आ जाता है जी। यानी 1 दिन छोड़ के अगले दिन जी, तीसरे दिन। तो अब सब रोगी कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि ये हो क्या रहा है जी। कई बार ऐसा होता है कि आज बुखार आया, बीच में 2 दिन बिल्कुल ठीक रहेगा, 1 दिन फिर से आ गया है। इस तरह का रोगी तो और ज़्यादा परेशान, क्योंकि आज बुखार आया है, बीच में 2 दिन बुखार नहीं है, वो बीच में अच्छे से खाएगा भी, पिएगा भी, उसको लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, वो सब काम करेगा, लेकिन फिर से बुखार आ जाएगा। तो ऐसा क्यों जी? जब ये स्थितियाँ पैदा होती है तो इसमें हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें डरना चाहिए? क्या हमें डर के भयभीत होकर हॉस्पिटलों में भागना चाहिए? क्या हमें
एडमिट होके हम जल्दी ठीक हो सकते हैं, नहीं होंगे जी। तो इन स्थितियों को कैसे समझे जी? आयुर्वेद में बुखार की 3 कैटेगरी बोली गई है जी, 3 कैटेगरी जी। पहली कैटेगरी में बोलते हैं जी नवजवर। नवजवर होता है कि आदमी को कभी 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में कभी कभार बुखार, उसको नवजवर बोलते हैं जी। इसकी जैसे आप लोगों को पिछले क्लास में चिकित्सा बताई थी, वैसा करने से ये लगभग 90% बुखार है जो 1 से 2 दिन में ठीक हो जाएगा जी। नवजवर के बाद दूसरी कंडीशन आती है जी विषम जवर। जब हम नवजवर की ठीक से चिकित्सा नहीं करते हैं, जो हमने पढ़ी है वो परहेज़ नहीं करते हैं, हम जल्दी ठीक करने के चक्कर में ग्लूकोज, दवाइयाँ, इंजेक्शन या पैरासीटामोल, क्रोसिन कुछ भी लेते हैं और बुखार थोड़ा दब तो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन वो लंबा चल जाता है जी। तो जब बुखार 2 दिन 3 दिन से आगे बढ़ जाता है, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन या बार या 10 दिन, 15 दिन ले लेता है, जब हम नवजवर को ठीक नहीं करते तो वो फिर पेट से निकल के जी वो धातुओं में चला जाता है, उसको विषम जवर बोलते हैं जी। आधुनिक भाषा में उसको टाइफाइड बोलते हैं जी, आयुर्वेद की भाषा में उसको विषम जवर बोलते हैं जी। एक बुखार जिसको नवजवर बोलते हैं वो कभी 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में कभी कभार जो बुखार होता है 1 दिन 2 दिन में जो ठीक हो जाता है जी। जब नवजवर की ठीक चिकित्सा नहीं करते तो वो पेट से निकल के धातुओं में चला जाता है जी, उसको आधुनिक चिकित्सा आज के समय में टाइफाइड बोला जाता है, आयुर्वेद में उसको विषम जवर बोलते हैं। इसका मतलब है कि बुखार पेट में जब अग्नि कमज़ोर हुई थी वहाँ पे सही चिकित्सा नहीं करी गई तो वो बुखार वहाँ से निकल के धातुओं में चला गया जी। हमारे शरीर में कितनी धातुएं होती है, नए साथियों में से कोई बताएगा जी? सात है जी। बताना जी। 7 धातु है जी। नाम बताना जी। रस, रक्त, एक मिनट, मेष, मज्जा, शुक्र। में 1-2 धातुएं खा गए। कोई और नया साथी बताना, कोई नए साथियों में से कोई और बताना चाहता हो जी? लगभग 10 कक्षाएं हमने जो पढ़ी है जी उसमें यही डिस्कस हुआ है जी, 7 धातुएं, 7 धातुएं। हर कक्षा में लगभग 1-2 बार 7 धातुएं बोली ही है जी। और कोई भी साथी नए साथियों में से जी? देखो, हम चाहते हैं जी कि ऐसी जानकारी जो हमारे पास तो है और हमारे पास होते हुए भी अगर हम डायरेक्ट रोगियों की चिकित्सा करना शुरू करते हैं तो वो लगभग 70-80% लोगों को जब हमारे पास ज्ञान है तब भी चिकित्सा नहीं दे पाते, क्योंकि अगले का जो ज्ञान का स्तर है उस लेवल का है ही नहीं जी। हमारे पास तो ज्ञान है, देखो क्या ज्ञान था जी कि भाई बुखार में कुछ भी नहीं करना है, रोटी नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, अंग्रेज़ी दवाई नहीं लेनी है, तो बुखार जड़ से ठीक होगा जी। फिर वहाँ पे करना क्या है वो भी पढ़ा है, और फिर आगे वैद्य का अगर फिर भी बुखार ठीक ना हो रहा हो तो किस तरह से ठीक करना है वो भी पढ़ा है। लेकिन जब तक आम समाज को समझ नहीं होगी तो आयुर्वेद का ना पूरा लाभ हमें मिल पाएगा, ना समाज को मिल पाएगा, किसी को नहीं मिल पाएगा जी। तो इस क्लास में जो बता रहे हैं एक ऐसी बेसिक जानकारी देने का प्रयास कर रही हैं जिसमें जैसे ही आपको कोई सिम्टम दिखाई दें, अगर वहीं पे आप अपना बुखार आने से पहले
रोटी दूध और ये दवाइयाँ अंग्रेजी बंद कर देते हैं, लगे तो महासुदर्शन काढ़ा ले लो तो बुखार आएगा ही नहीं, तो सभी रोगों में जो प्रमुख रोग है उससे आप बच जाएंगे जी। और जो चिकित्सा ये बताई है लोगों को पता ही नहीं है, बुखार में लोग आते हैं उनको क्लिनिक पे उस समय इतना एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता जी, थोड़ा समय लगता है। तो वो प्रयास है कि समाज में एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी जानकारी जो समाज के लिए ज़रूरी है, अगर लोगों को समझ होगी तभी वो आयुर्वेद के अनुसार बुखार की चिकित्सा कर पाएंगे। अगर समझ नहीं है तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जी। क्योंकि पहले सामने, अब तो बुखार का मतलब क्या है जी, भाई आज बुखार आया है आज ही ठीक होना चाहिए, उसके लिए पैरासीटामोल लो, क्रोसिन लो, इंजेक्शन लगवाओ, कुछ भी करो जी, जबकि वो चिकित्सा ही नहीं है। अब इस विचारधारा के व्यक्ति अगर आयुर्वेद में आ गए जहाँ पे ये बोलेंगे रोटी नहीं खानी है, दूध नहीं पीना है, अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है, तो 100 में से 70 लोग तो वहीं से भाग जाएंगे जी। तो आयुर्वेद का कोई फ़ायदा नहीं हुआ जी। उसमें से जो बचेंगे, कौन बचेंगे? या तो जो पहले से ही जागरूक है, या जिसने राजीव दीक्षित जैसे किसी महापुरुष को सुन लिया है, इस तरह के वो 20% लोग मिलेंगे। तो उनको, केवल उस तरह के लोगों को ही लाभ मिल पाएगा जी। तो आयुर्वेद मतलब ये नहीं है कि आप हमारे पास आए दवाइयाँ ले ठीक हो जाओगे। आयुर्वेद वो है कि आपको बेसिक जीने की समझ हो, फिर कोई समस्या है तो फिर वैद्य और रोगी दोनों का कम्युनिकेशन अच्छा होगा जी। नहीं तो वैद्य के पास तो इतना है जी ज्ञान कि वो आकाश के लेवल का है और रोगी को कुछ पता ही नहीं है, तो वो कम्युनिकेशन बन ही नहीं पाता, इसलिए आयुर्वेद का फ़ायदा ही नहीं मिल पाता जी। तो हमारा प्रयास ये है, और ऐसी कड़ी में आप लोगों का भी ये कर्तव्य बनता है कि आप सहयोग करें। किस तरह से कम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने। जैसे ये नरेंद्र जी ने 2 क्लास सुनी है और बहुत अच्छे से बताया है जी। कम से कम हमने राजीव दीक्षित भाई की इतनी वीडियो शेयर करी जी, आप लोगों को अच्छी लगी। अगर आप 20-30 लोग जुड़ रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो कम से कम हर रोज़ शेयर करते रहो जी। 10 वीडियो तो वो पड़ी है जिसमें खाने पीने के नियम ठीक करने हैं, जीवन शैली आदर्श क्या रखें, तो कम से कम शेयर करने का तो कर ही सकते हैं। अगर हम अपने लिए इतना समझ लेंगे जैसे इन्होंने बताया इतना अच्छे से, तो बहुत फ़ायदा होगा जी। शेयर करने का काम हम कर सकते हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर सकते हैं। नहीं जुड़ रहे हैं तो हर रोज़ स्टेटस लगाए रखो, शेयर करते रहो जी, कोई ना कोई तो सुनेगा। अगर वो 10 नियम भी सुन लिए हैं ना जी, तो ज़िंदगी बदल जाएगी जी। एक विचार अगर हम बार बार चाहे हर रोज़ स्टेटस पे एक ही तरह का विचार भी लगा रहे हैं, तो व्यक्ति 100 बार देखने के बाद वो सोचेगा इसमें कोई ना कोई बात है जी। पहले विचार आता है, फिर जब व्यक्ति समस्या में फंसता है तो उसको वो विचार याद आता है, फिर वो उसको अप्लाई करता है। केवल एक बार विचार आने से ऐसा नहीं है कि सब मानने लग जाएंगे जी। तो आप सभी सहयोग करें जी। तो 7 धातुएं होती है जी, इसको हमने पहली 10 वीडियो में लगभग हर बार रिपीट किया होगा जी, तो कम से कम याद रखो जी। फिर आगे बच्चों को समझाना आसान हो जाएगा, कभी बुखार हो जाए तो उनको कैसे समझाना है जी। तो जो नवजवर है वो पेट अग्नि को प्रभावित करता है जी, और नवजवर से दूसरी स्थिति है विषम जवर की, उसमें क्या है, बुखार पेट से निकल के धातुओं में चला गया है जी। और शरीर में 7 धातुएं होती है। भोजन पचने पे, सबसे पहले पचने पे जी, जैसे मौसमी को, अनार को मिक्सी में डाल देते हैं तो उससे क्या बनता है, जूस बनता है। तो भोजन पचने से रस बनता है जी, रस से फिर खून बनता है जी, खून से फिर मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, मेद से अस्थि जिसको अड्डियाँ बोलते हैं वो बनता है जी, अड्डियों से फिर मज्जा बनती है जी, फिर शुक्र बनता है। ये 7 धातुएं होती है। इसका चार्ट भी ग्रुप में काफ़ी बार भेज चुके हैं, इस पे डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में बता चुके हैं एक एक धातु कैसे बनती है, क्या काम करती है जी वो शरीर में। तो किसी भी चीज़ को मतलब समझना है जी, याद नहीं करना है, समझना है। शरीर का सर्कल जी, सिस्टम जी। तो विषम जवर में बुखार पेट से निकल के धातुओं में चला जाता है जी। अब जब
वो रस धातु में जाएगा तो क्या सिम्टम रहेंगे, खून में जाएगा तो क्या सिम्टम रहेंगे, मांस में जाएगा तो क्या सिम्टम रहेंगे, मेद में जाएगा तो क्या सिम्टम रहेंगे, अस्थि मज्जा शुक्र में जाएगा तो क्या सिम्टम रहेंगे जी। हमने नवजवर तो समझ लिया, अगर यहीं पे टॉपिक छोड़ दिया तो जो हम विषम जवर क्या है इसको नहीं समझ पाए तो हमने बुखार के बारे में आधा अधूरा पढ़ के छोड़ दिया जी। तो विषम जवर है कि बुखार पेट से निकल के धातुओं में चला जाना जी। आज के टाइम में इसको टाइफाइड बोलते हैं जी। जब बुखार 2-3 दिन से ज़्यादा हो जाता है जी, उस रिपोर्ट में 2-3 चीज़ें आएंगी, या तो डॉक्टर बोलेगा टाइफाइड हो गया है, या बोलेगा कि जी ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, या कोई डेंगू वगैरह आ गया है, प्लेटलेट्स वगैरह कम हो गई है तो वो बोल देंगे। तो आयुर्वेद में इसको धातुगत जवर बोलते हैं जी। ये पेट से निकल के धातुओं में चला जाता है जी। ये क्यों जाता है? जब वो नवजवर हमें कभी 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल में कभी बुखार आता है, उसकी सही चिकित्सा नहीं करते जी। जब ये बुखार पेट से निकल के पहली धातु में जाता है तो इसके बारे में शास्त्र ऐसा बोलता है जी, ये बुखार किसी भी रोगी को 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन तक लगातार चल सकता है। और इस बुखार में ऐसा होता है कि आप कोई भी दवा ले रहे हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलता जी। जब तक आप दवा ले रहे हैं तब तक ही वो दवा के प्रभाव से कुछ टाइम आराम मिलता है, फिर से वो बुखार ऐसे ही बना रहता है जी। जब पहली धातु में बुखार जाता है, रस धातु में, तो उसमें बड़े हाई टेम्परेचर का बुखार होता है जी। बहुत हाई टेम्परेचर का बुखार है और वो 1 सप्ताह 10 दिन तक चल सकता है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए जी? क्या हॉस्पिटल में एडमिट हुआ जाए, क्या अंग्रेजी दवाइयाँ ली जाए, क्या ग्लूकोज लगवाया जाए, क्या कराया जाए, या उस समय डर जाए, या अगर बच्चों को हो गया हमारे को इतना लंबा चल जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करें जी? और हमने पढ़ा है बुखार की गलत चिकित्सा करी तो वो कारण भी हो सकता है जी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? आयुर्वेद के महर्षि क्या कहते हैं, एक श्लोक भेजते हैं जी ग्रुप में आप लोगों को। तब तक किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। सब साथी बिल्कुल चुपचाप है जी। समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, क्या हो रहा है जी? हाँ संजीव जी। नमस्कार जी सभी को। सर जो आप ये आज बता रहे हो, ये 24 घंटे में या 12 घंटे में एक बार बुखार आता है, मुझे 7 साल पहले आया था जी। बिल्कुल सेम सिचुएशन थी। ये रात के 12 बजे चढ़ता था, अब मुझे 2 घंटे रहता था जी। और मेरी हालत ऐसी होती थी तो मैं ये कहता था भगवान जी से, अब आज तो मुझे उठा लीजिए। तो ये बिल्कुल सिचुएशन मेरे साथ बीती हुई है जी। यही कहना था जी मेरा। फिर यहाँ पे गुरु जी आपको दिन में भी आता होगा 12 बजे? नहीं सर, दिन में नहीं आता था, रात में आता था जी। 24 घंटे मुझे 2 घंटे रहता था कंटिन्यू। एक बार वाला हो गया ना मास्टर जी, मास धातुगत बुखार। हाँ जी हाँ जी।
ठीक है जी। जो अभी तक चर्चा करी है जी, बाकी साथियों को समझ आ रहा है या ऊपर से जा रहा है जी? क्या बोलेंगे, कोई सवाल बन रहा हो, क्या कहेंगे जी? जी प्रदीप जी की आईडी से हैंड रेज है, बताएं जी आप। जी आपने जो समझाया वो दोबारा बताया तो मैं थोड़ा काम लग रहे थे, सुन नहीं पाए। जो बुखार के बारे में आपने बताया है उसके बारे में। अनुवृत जी बताओ अभी तक क्या डिस्कस किया है, ताकि आपकी भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। अनुवृत जी, वैद अनुवृत जी। जी गुरु जी। सभी साथियों को नमस्कार। आज जो चर्चा हो रही है उसमें बुखार का आगे जो कितने प्रकार से हो सकता है तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो जो हमने अभी तक पिछली 2 कक्षाओं में पढ़ा तो वो हमने नवज्वर के बारे में पढ़ा है, जो कि नवज्वर जो अक्सर मौसम परिवर्तन में के समय पे अक्सर सबको आ जाता है वो, और वो लगातार रहने वाला ज्वर है, वो बुखार है। और वो सामान्य जो उसकी चिकित्सा जो बताई है वो उसी तरीके से जो विधिवत चिकित्सा है उसको नियम से चलने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसको आप वो नियमों का पालन नहीं करेंगे और कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो आगे जाके फिर वो धातुओं में चला जाता है, तो उसको फिर वो विषम ज्वर में परिवर्तित हो जाता है नवज्वर से। और अगर फिर वो वहां से भी ठीक नहीं होता है तो फिर वो जो धातुगत होके फिर आगे जाके जो है उसमें धातुओं में चला जाता है। तो फिर उसके और कुछ प्रकार हैं जो कि जैसे अभी ये संजीव जी ने भी बताया कि वो रात को इनको एक बार आता था, तो अगर माल धातु में चला गया है तो वो फिर उस तरीके का ज्वर ऐसे ही होगा कि वो आपको 24 घंटे में एक बार आएगा। तो ये जो ज्वर के अलग अलग प्रकार हैं वही यहाँ पे बताए जा रहे हैं आज। जी गुरु जी। हमने डिस्कस किया है जी कि भाई जब हम जो बुखार कभी कभार हमें होता है, अगर उसकी जिस प्रकार पिछली कक्षा में हमने चिकित्सा पढ़ी थी वैसे नहीं करते सही वाली चिकित्सा, तो वो पेट से निकल के धातुओं में चला जाता है जी। धातुओं में चला जाता है तो अगर वो पहली धातु में बुखार चला जाता है तो वो बुखार 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन ऐसा रह सकता है कि बड़ा हाई टेम्परेचर का बुखार, और 10-12 दिन लगातार चलना जी। और उसमें किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर के पास भी एडमिट हैं, तो केवल जब तक मेडिसिन का प्रभाव है तब तक राहत, फिर से वही स्थिति जी। ये तो हो गया कि भाई बुखार है जो वो रस धातु में चला गया है जी। और जब बुखार 24 घंटे में 2 बार आता है, एक बार दिन में एक बार रात में, बाकी टाइम पे रोगी अच्छा रहता है, तो वो बुखार दूसरी धातु में चला गया रक्त में जी। और जब 24 घंटे में बुखार एक टाइम आता है तो उसका मतलब है कि बुखार मांस धातु में चला गया है जी। बाकी इस समय रोगी अच्छा फील करेगा और एक समय पे उसको बुखार आएगा 24 घंटे में। और जब बुखार मेद धातु में चला जाता है, चौथी धातु में, तो बुखार तीसरे दिन आता है। जैसे आज आया है तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा जी। तो आज मान लो सुबह बुखार आ गया, रोगी दिन भर ठीक है, कल भी ठीक है, वो सोचेगा अब बुखार से बाहर निकल रहा हूँ मैं, अगले दिन फिर आ जाएगा जी। ऐसे में रोगी कंफ्यूज हो जाता है जी कि ये क्या चल रहा है, क्या करें। और फिर जो मेद के बाद अस्थि मज्जा धातु में बुखार जाता है तो वो आज आया है, बीच में 2 दिन रोगी बिल्कुल ठीक रहेगा, फिर चौथे दिन आएगा जी। तो इस तरह के रोगी और डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। उनको लगने लगता है कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो गया, कोई लीवर फेल या कोई और बड़ा किडनी या कोई इशू तो नहीं हो गया है शरीर में, जबकि वो बुखार उस धातु में चला गया है जी। तो उसकी वहाँ पे चिकित्सा करनी है। अब आज बुखार आया है, बीच में 2 दिन बिल्कुल ठीक, रोगी बोलेगा कि अब तो बुखार जाने वाला है, लेकिन फिर से आ रहा है, तो सब परेशान हो जाते हैं जी, घर वाले भी, वो भी, कि हो क्या रहा है। तो ये जो लक्षण है ये क्या है जी?
क्या इनमें डरना है या इनको समझना है, इनमें हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, सही चिकित्सा इसमें क्या कर सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है। अब आया जी समझ में? हाँ जी, आ गया जी। एक और जो आपने जो बुखार बताए हैं, इनका ट्रीटमेंट अलग अलग है कि क्या होगा? इनका ट्रीटमेंट अलग है जी सभी का। ठीक है, ये तो आप बाकी बताओगे अब। हाँ, तो इसी कड़ी में जब बुखार ऐसा हो जी कि रस धातु में चला जाए और 7, 8, 10 दिन किसी भी तरह का इलाज लेने पे केवल बुखार दवाई के प्रभाव तक उतर जाए, फिर से बना रहे, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या डरना चाहिए? क्या बच्चे को या बड़ों को, किसी को भी है, उसका हॉस्पिटल या डॉक्टर बदलते रहना चाहिए, या ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो ग्रुप में एक श्लोक भेज दिया है, इसको अगर नरेंद्र जी पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ दो जी, क्योंकि जवाब आपका बहुत अच्छा था। और उसके अलावा नए साथियों में से कोई और पढ़ना चाहता हो तो वो पढ़ सकते हैं जी। ग्रुप में एक श्लोक भेजा है जी कि जब बुखार रस धातु में चला जाए तो वहाँ पे क्या चिकित्सा करें जी। कोई भी एक साथी पढ़ दो जी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम हमें सहयोग दो, हम तुम्हें ज्ञान देंगे। पढ़ दो जी कोई भी साथी। हाँ जी, मैं पढ़ूँ सर जी। आपने तो बहुत बार पढ़ा हुआ है जी, थोड़ा इनके मुंह से भी कोई सवाल, कुछ शब्द, कुछ गलत मलत कुछ तो निकलने दो। फिर ऐसे हम तो चर्चा हर रोज़ करते ही अपनी व्यक्तिगत क्लास में। वैद्य महेंद्र जी। हाँ जी, समाज जी आप पढ़ दो। किसी ने कुछ तो पढ़ना चाहिए वैद्य महेंद्र जी, गलत मलत कुछ भी, कुछ तो पढ़ें, एक शुरुआत तो करें। मैं पढ़ता हूँ जी, मंजीत बोला था। हाँ पढ़ो जी आप। बस थोड़ा माफी चाहूंगा जी, ये फोन चेंज हो रहा है, कुछ मुझे थोड़ा कम आता है जी, ऊपर नीचे करना, इसलिए मैं थोड़ा लेट बोलता हूँ। ये पढ़ दो जी, ये हिंदी में पढ़ेगा, समानांतर का वर्णन। हिंदी में हाँ समांतर का वर्णन। संतत। हाँ, यहाँ से संतत जवर का वर्णन। संत जवर की उत्पत्ति हो जाने के बाद जवर की असह्य गर्मी, मलमूत्र आदि, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा ढंग से, मलों को, मलों को अथवा रस आदि सात धातुओं को शीघ्र ही सुखाकर क्षीण कर देती है तथा एवं रस आदि धातुओं की सब प्रकार की शुद्धि हो जाने से वात प्रधान संतत जवर 7 दिनों, पित्त प्रधान वही जवर 10 दिनों और कफ प्रधान जवर 12 दिनों तक प्राय अपने अपने उक्त कालाविधियों तक बना रहता है और उसके बाद वह रोगी को छोड़ देता है, अर्थात रोगी जवर मुक्त हो जाता है। जब रसादी धातुओं की शुद्धि नहीं हो पाती तब क्रमशः वात पित्त कफ जवर अपने अवधि के बाद रोगी को मार डालते हैं। यह महर्षि अग्निवेश का मत है। इतना ही है जी। बड़ा अच्छे से पढ़ा है मंजीत जी। कुछ समझ आया क्या इसमें?
कुछ भी थोड़ा बहुत गलत, कुछ भी सही गलत, कुछ भी समझ आया हो जी, एक बार अपनी देसी भाषा में बताने की कोशिश करो जी। इसमें यही समझ में है जी 10-12 दिनों तक लगेगा, उसके बाद छोड़ देगा। अगर नहीं छोड़ा तो फिर वो काफी ज्यादा समस्या पैदा कर देगा और रोगी को मार ही डालेगा जी। ठीक बताया, इसमें बीच में 1-2 लाइन और मिस कर दी, थोड़ा और दोबारा अच्छे से बताने की कोशिश करो, या कोई और साथी और अच्छे से बताना चाहता हो जी क्या कहा गया इसमें, क्योंकि हम फटाफट पढ़ा के इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर से चीज़ें निकलनी चाहिए, आप सभी इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तब इसका पढ़ने का मजा है जी। और गुरु जी सुभाष जी कोशिश कर रहे थे। सुभाष जी आप पढ़ो जी दोबारा जी। जी बिल्कुल देसी सरल भाषा में जी, कि क्या समझ आया इसमें मोटा मोटा सुभाष जी। समांतर जवर की उत्पत्ति हो जाने के बाद जवर की समता गर्मी मन मूत्र आदि मलों को अथवा रस आदि 7 धातुओं को शीघ्र ही सुखाकर क्षीण कर देती है। अतएव रस आदि धातुओं की सब प्रकार की शुद्धि हो जाने से वात प्रदान समांतर 7 दिनों और पित्त प्रदान वही जवर 10 दिनों और कफ प्रदान जवर 12 दिनों तक प्राय अपनी अपनी उक्त कालावधियों तक बना रहता है और इसके बाद वह जवर को छोड़ देता है, अर्थात रोगी जवर मुक्त हो जाता है। जब रसादी धातुओं की शुद्धि नहीं हो पाती तब क्रमशः वात पित्त कफ जवर अपनी अवधि के बाद रोगी को मार डालते हैं। यह महर्षि अग्निवेश का मत है जी। सुभाष जी बिल्कुल देसी भाषा में क्या कहा गया है वो बताने के लिए। देसी भाषा में क्या जब रक्त और मांस मज्जा में जब ये बुखार चला जाता है, जब इसकी शुद्धि ना हो तो सही समय पे इसका उपचार ना हो तो ये उसको इंसान को मार भी सकता है। अगर सही समय पे धातुओं की शुद्धि हो जाए तो फिर क्या होगा जी? तो फिर चला जाएगा। तो रोटी खाने से धातुओं वो सुभाष जी बुखार है बहुत हाई टेम्परेचर का, और उस समय रोटी खा के दवाई ले ली तो धातुओं की शुद्धि होगी कि बिगड़ेगी जी? नहीं होगी जी, बिगड़ेगी। बुखार है हाई टेम्परेचर का और उसमें ग्लूकोज लगा ली है, वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट होके कुछ खा के दवाई ले रहे हैं या ग्लूकोज लगा रहे हैं या दूध पी रहे हैं या ब्रेड कुछ भी खा रहे हैं, तो शुद्धि होगी कि बिगड़ेगी जी? बिगड़ेगी जी, बिगड़ेगी। तो फिर शुद्धि कब होगी सुभाष जी? शुद्धि पहले तो ये आपने बताया है उपवास करना पड़ेगा। पहला नंबर तो उपवास है जब तक वो पेट में है। ठीक है। और अब जैसे कोई ले सकते हैं तो कोई मांड वगैरह ले सकते हैं, दाल का पानी ले सकते हैं, अंगूर वगैरह ले सकते हैं या गर्म पानी थोड़ा ले सकते हैं। इसके बाद दवाई लेनी है तो मां सुदर्शन काढ़ा ले सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी। इसमें कहा गया है जी, समझने की जो बात है ध्यान से जी, देखो ऐसा है जी, जो आयुर्वेद में भी नए चिकित्सक बनते हैं या नए वैद्य बनते हैं, समस्या क्या आती है जी? समस्या ये आती है, अब वैद्य को तो नॉलेज हो जाती है जी बिल्कुल आसमान के लेवल की, और समाज में विचारधारा चल रही है उल्टी, तो वहाँ बहुत संघर्ष हो जाता है जी। यहाँ शास्त्र ऐसा बोलता है जी कि भाई जब संतत जवर कहा गया है जिसको, संतत बुखार जब पहली धातु में चला जाता है पेट से निकल के रस धातु में जी, 7 धातुओं में से पहली धातु में बुखार चला जाता है तो इसको संतत जवर बोलते हैं जी। और इसमें कहा गया है कि ये जो बुखार है बड़ा हाई टेम्परेचर का होगा, और इसके बारे में लिखा गया है कि इस जवर की यानी बुखार की असहनीय गर्मी, बड़ा हाई टेम्परेचर का ये बुखार होगा, मल मूत्र
मलमूत्रादि मलों को तथा धातुओं को सुखा के कमज़ोर कर देती है जी रोगी को। तो इसमें क्या करना है, आगे लिखा है अतएव रस आदि धातुओं की अगर शुद्धि रही तो वात का जो बुखार आया है अगर रोगी को वो 7 दिनों में छोड़ देगा। 7 दिनों तक बड़ा हाई टेम्परेचर का बुखार रह सकता है, शरीर को बिल्कुल कमज़ोर कर देगा। लेकिन अगर धातुओं की शुद्धि रही, शुद्धि का मतलब है रोटी नहीं खानी है उन दिनों में, दूध नहीं पीना है, अंग्रेजी दवाई नहीं लेनी है, तो क्या लेना है। अब 7 दिन सवाल आएगा भूखे तो नहीं रह सकते, तो पतली सी दाल ले लो जी इच्छा के अनुसार, अनार ले लो, अंगूर ले लो, मौसम्मी ले लो, सर्दियों का टाइम है तो मौसम्मी ना ले और चीकू ले लो जी। तो इस प्रकार इच्छा के अनुसार ये ले सकते हैं जी। तो इसमें कहा गया है ये क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये सब जवरनाशक है, यानी बुखार को ठीक करने वाले हैं और अग्नि प्रदीप्त करने वाले हैं। तो इसमें कहा गया है रस आदि धातुओं को शीघ्र ही सुखाकर कमज़ोर कर देता है। अतएव रस आदि धातुओं की सब प्रकार की शुद्धि होगी तो जो वात का बुखार अगर किसी को होगा तो 7 दिन में छोड़ देगा, पित्त का है वही बुखार तो 10 दिन में, और कफ का है तो 12 दिन तक का टाइम ले सकता है। इस समय के बाद वो अपने आप रोगी को छोड़ देगा जी। अगर यहाँ पे शुद्धि नहीं हुई धातुओं की, शुद्धि कैसे नहीं हुई जी, अगर यहाँ हम रोटी खाते रहे, दूध पीते रहे, कुछ ना कुछ खा के, भूख है नहीं फिर भी खा के दवाई लेते रहे, या शरीर में अग्नि ही नहीं है, हम एडमिट हो रहे हैं, ग्लूकोज और ये सब चल रहा है, वहाँ कुछ खिलाए जा रहे हैं डॉक्टर, तो यहाँ जब शुद्धि नहीं होगी तो वो बुखार वहाँ पे रोगी को वात का है तो 7 दिनों के बाद, पित्त का है तो 10 दिनों के बाद, कफ का है तो 12 दिनों के बाद, जब धातुओं की शुद्धि नहीं होगी तो वो रोगी को मार सकता है जी। वो ठीक ही शुद्धि होने से होगा। तो यहाँ पर भी जब इतना हाई टेम्परेचर का बुखार है तो यहाँ पे भी डरना नहीं है जी, वेट एंड वॉच करना है जी। अगर हम यहाँ डर गए कि 5 दिन हो गए हैं, हाई टेम्परेचर का बुखार है, ठीक नहीं हो रहा है जी, 5 दिन 6 दिन 7 दिन प्रेशर इधर उधर से रिश्तेदारों का ये वो आ गया है, तो फिर क्या होगा जी। फिर अगर रोगी इस दौरान हॉस्पिटल में एडमिट भी है, इलाज भी ले रहा है इतने दिन से, और वो फिर भी ठीक नहीं हो पाया, तो वो उस जो इलाज दिया गया वो पूरी तरह से गलत दिया गया, उससे उस रोगी की मृत्यु हो गई है, तो वो बुखार से नहीं हुई, गलत इलाज से हुई है जी। हमारे पास एक ऐसा लड़का आया था जी, इन सभी साथियों को तो पता ही है, इस बार की बात है अक्टूबर सितंबर के महीने में जी, शरद ऋतु उस समय टाइम था, मतलब सर्दी आने से पहले के 2 महीने जी। बड़ा हाई टेम्परेचर का 104-5 डिग्री का बुखार जी, और 4-5 दिन उसको चला जी, और फिर वो आया जी। आया तो उसमें ये नहीं जी कि उसको एडमिट करो, फटाफट इंजेक्शन लगाओ, दवाइयाँ दो, वो करो। उसको पहले उसकी काउंसलिंग करी गई जी, समझाया गया ऐसा क्यों हो रहा है। पहले भी उसने आयुर्वेद पढ़ रखा था तो उसने उसी प्रकार अप्लाई किया, तो अगले 3-4 दिन में वो पूरी तरह से रिकवर हो गया, भूख अच्छी लगने लग गई, हफ्ता 10 दिन में उसकी सारी एनर्जी लौट आई जी। इसी प्रकार एक साथी थे इधर चंडीगढ़ पुलिस में, 2019 की बात है जी, 19-20, उनको आ गया जी शरद ऋतु में बुखार। पहला दिन वेट किया, दूसरा दिन, तीसरा दिन, उनको ऐसा था कि वो ड्यूटी पे जाए, थोड़ी सी धूप लगे तभी बुखार पिक पे पहुंच जाए जी, रेस्ट करें तो ठीक फील कर रहे थे। तो ऐसा करते करते 7 दिन उन्होंने टाइम निकाला जी, फिर अगले 2 दिन में बुखार पूरी तरह से ठीक। और जैसे ही बीच में ट्राई करा ड्यूटी पे खड़े होने की या धूप लगने की, तुरंत बड़ा तेज़ बुखार जी। तो ये जो बुखार होगा ये वेट एंड वॉच से जाएगा जी। इसमें बड़ा डॉक्टर, हॉस्पिटल या हॉस्पिटल बदलते रहने से, इस स्थिति में भी जहाँ लिखा है कि भाई असहनीय गर्मी हो, हाई टेम्परेचर का बुखार हो, शरीर सूख रहा है, यहाँ पे भी डरने की ज़रूरत नहीं है जी। यहाँ पे भी चिकित्सा का बेसिक नियम वही रहेगा जी। और लगभग 99% लोग यहाँ पे डर जाते हैं जी। फिर उनके परिवार में अगर एक्सपायर होता है व्यक्ति तो वो बुखार ख़तरनाक नहीं था जी, हमने तो जीने की समझ ही नहीं है जी, ना खाने की, ना पीने की, ना सोने की, ना उठने की, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में दी ही नहीं गई है, हमें सिखाया ही नहीं गया है जी।
आप बच्चों को शुरू से एक चीज़ की पैसा कैसे कमाना है जी, बस वो सिखाया जाता है जी। स्वास्थ्य किसी को नहीं, तो वो रोगी जो मरता है वो गलत इलाज से मरता है, वो डॉक्टर की गलती से मरता है जी। अगर डॉक्टर वहाँ उसकी काउंसलिंग करें सब डॉक्टर, तो वो ऐसे में नहीं मरेगा जी। तो ये यहाँ पे कहा गया है। अब किसी का कोई सवाल हो जी यहाँ पे? पहला तो जी नवजवर की ही चिकित्सा सब गलत कर रहे हैं। आज तक सबकी गलत चिकित्सा करी गई है जी। जन्म से लेके लगभग 25 साल तक तो हमारी भी गलत हुई है जी। जब आयुर्वेद को पढ़ा समझा, आयुर्वेद को प्रैक्टिकली करा, तब पता चला हमने इसका क्या बेनिफिट उठाया जी। हमने इसका बेनिफिट ये उठाया जी, मेरा जो लड़का है 4.5 साल का हो गया है जी, आज तक बुखार की चिकित्सा इसको अच्छे से पता है जी। क्या करनी है जी? आर्यवीर इधर क्लास चल रही है, इनको बताओ बुखार में कौन सी दवाई लेनी है। महासुदर्शन काढ़ा। इधर नज़दीक आके बताओ। महासुदर्शन काढ़ा दवाई लेनी है। पहले सभी को नमस्ते करो। नमस्ते, राम राम। और अब ये बताओ क्या नहीं खाना है बुखार में? बुखार में मैंगो नहीं खाना, वाटरमेलन नहीं खाना, आम नहीं खाना, आइसक्रीम नहीं खानी, रोटी नहीं खानी, दूध नहीं पीना। फिर खाना क्या है? नरम से दाल लेनी है। और क्या लेना है? और अनार लेना है कि नहीं लेना है? अनार लेना है। और क्या लेना है अनार के अलावा? अंगूर लेने हैं। इधर बताना है इनको, मेरी तरफ नहीं। अंगूर लेने हैं। ठीक है। अगर बुखार में रोटी खा ली तो क्या हो जाएगा? और बुखार बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हमने जब बुखार को, देखो जी 25 साल तक तो हमारी भी गलत चिकित्सा हुई। जब हमने इसको पढ़ा समझा और हमने लोगों को, ऐसे लोगों को मरते हुए देखा जी डेंगू में। आर्यवीर तो 100/100 ले गया जी। आर्यवीर तो बिना पढ़े ही डॉक्टर हो रहे मास्टर महेंद्र जी। अरे ये तो आपके वातावरण में रहता है, डॉक्टरी वाले वातावरण में ये तो 100% घर से डॉक्टर बनेगा जी। 1 घंटे बाद। क्यों? अगर खाने के साथ पानी पी लेंगे, खाने के साथ पानी पीते लाएंगे तो बीमारियां पैदा होगी। क्यों पैदा होगी बीमारियां? उससे क्या होगा? उससे शरीर आग बुझ जाएगी। आग की कमी बुझ जाएगी। तो फिर क्या होगा उससे? आग भी बुझ जाएगी, फिर शरीर में बीमारियां पैदा होगी। अब पेट की अग्नि बुझने से फिर क्या होगा? खाना पचेगा कि सड़ेगा? सड़ेगा तो बीमारियां पैदा होगी। फिर कितनी देर बाद पीना है पानी? 1 घंटे बाद। ठीक है। गुरुजी कठिन सवाल भी सारे हल कर रहे हैं ये तो। बस ये जैसे अब तेज बोलने की कोशिश कर रहा था ना, आग बुझ जाएगी, वो हो जाएगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा लगा जी। 4 साल का लड़का है जी। तो मुझे थोड़ा सा पता चल रहा है, डॉक्टर बनना बिना पढ़े थोड़ा सा। तो हमने इस ज्ञान को जी अगली पीढ़ी पे अप्लाई कर दिया जी। ये बुखार में कभी भी, ये कई बार अपने मामा के घर गया जी, इसकी नानी बोली कि जी रोटी दे दी इसको, ये बोला नहीं पापा ने बोला है केवल दाल पीनी है और मैं दाल ही पीऊँगा जी। फिर मैंने थोड़े दिन खा लिया, फिर मुझे बुखार नहीं हुआ, फिर बाद में हुआ, थोड़े दिन बाद में। तो इसको और फिर स्टीम डे। ठीक है। तो इसको हमने जो बुखार था जी 4.5 साल का हो गया है जी, अब पूरी तरह से आयुर्वेद के अनुसार बुखार में इसको समझ भी है जी। ये बुखार में ज़बरदस्ती नहीं करता कि रोटी दो या वो करो, ये अपने आप भी। महासुदर्शन की कई बार ऐसी आदत पड़ गई, थोड़ी देर धूप में जाएगा, बोलेगा मुझे बुखार हो गया, आज महासुदर्शन पिला दो, जब इसको पीना हो जी। और अब मेरी बिल्कुल भी आ माहौल का असर है जी पूरा। तो हमने इसको अप्लाई किया जी अपनी पीढ़ी के लिए जी।
क्योंकि 25 साल तक तो हमारी भी गलत चिकित्सा हुई जी बुखार की, जैसे आप लोगों की भी हुई है, लेकिन हमने अगली पीढ़ी में इसको पूरी तरह से अप्लाई कर दिया जी। जो समस्याएं मतलब हमने भी फेस करी, जल्दी बाल सफ़ेद होना या और चीज़ें, हालांकि चश्मे कभी नहीं लगे, सब चीज़ें अच्छी है, वो हमारा प्रयास है कि अगली पीढ़ी में अब पूरी तरह से ये चीज़ें ना हो जी। मुझे ये मिलता चाहिए 8383। ठीक है जी। इस प्रकार आप लोगों ने ये ऐसे में मृत्यु से बचना है और ऐसे में बीमारियों से बचना है, तो अपने लिए भी अप्लाई करना है और अपनी पीढ़ी के लिए भी। अब किसी का कोई सवाल हो तो रख सकते हैं जी। वैद्य शेषन जी, महेंद्र जी, अनुवृत जी सवाल ले सकते हैं या आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, सभी साथियों को बुखार के बारे में संप्राप्ति पूरे अच्छे से समझ में आई होगी। कैसे बुखार होता है, रस धातु में कैसे चला जाता है, फिर वो मतलब 24 घंटे में जैसे एक बार आता है। और अगर रस धातु का बुखार अगर बिगड़ जाए, मतलब वहां पे गलतियां अगर रोगी कर जाए, तो जैसे वात का शरीर है तो वो 7 दिन में, पित्त का शरीर है तो 10 दिन में, कफ का शरीर है तो 12 दिनों में वो रोगी को मतलब दांतों की शुद्धि होने के बाद छोड़ देता है। तो इसके बारे में मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी साथियों को बड़े अच्छे से समझ आया होगा। और अगर इसके बाद भी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी, ये ज्वर का जो विषय है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, और इसके बारे में अगर रोगी को अच्छे से समझ आ गया तो वो कोई भी बीमारी हो, ये सबसे बड़ी बीमारी मानी जाती है। अगर इसको अगर आप अच्छे से समझ गए तो पूरे शरीर की जो भी अन्य बीमारियां हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोई भी हो, इससे कठिन कोई भी संप्राप्ति आपको नहीं दिखेगी। अगर आपको बीमारी और बुखार के बारे में अगर अच्छे से समझ में आ गया और इसको ठीक करना भी अच्छे से आ गया, तो आप किसी भी बीमारी को बड़ा नहीं समझोगे। क्योंकि हमने तो शास्त्र में लगातार 1.25 साल से 1.5 साल से पढ़ते आए हैं कि बुखार की व्याधि को ही हमने सबसे बड़ी व्याधि इसके अंदर समझा है। और अगर हम बुखार की व्याधि को अच्छे से समझ गए यहाँ पे, तो हम किसी भी व्याधि को इससे बड़ा नहीं मान सकते, क्योंकि सभी व्याधियों का कोई जो भी सिस्टम है वो इससे आसान पड़ता है, वो समझ में जल्दी आ जाती है। लेकिन जो बुखार की व्याधि है इसके अंदर थोड़ा सा रोगी को संयम बना के रखना पड़ता है, बड़ा सोच समझ के। तो यहाँ रोगी अगर इसको अच्छे से समझ गया तो मैं उम्मीद करता हूँ कि और जो अन्य संप्राप्तियां बनेगी उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ जाओगे। तो अगर इसके बाद भी किसी रोगी का या किसी नए साथी का या किसी भी पुराने साथी का कोई सवाल बनता है, तो हम आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए यहाँ पे तैयार है जी। कृपया सवाल रखिए। चुपचाप मास्टर जी एक बार ये बताना जी, रस धातु में कितने टाइम रहेगा, किस टाइम आएगा, और रक्त धातु में किस टाइम आएगा, इसके बारे में बताना एक बार। ऐसा है जी, ये रस धातु का है 24 घंटे में एक बार आता है ये, और वो रहता है वात पित्त कफ के हिसाब से। नहीं महेंद्र, रस धातु का तो लगातार ही बना रहता है। हाँ सॉरी, रस धातु का जो बुखार है वो लगातार बना रहता है यहाँ पे। और ये अगर इसकी शुद्धि अच्छे से हो जाए तो ये 7 दिनों में फिर छोड़ता है, अगर शुद्धि ना हो तो ये उससे लंबा भी चल सकता है जी। उसके बाद आता है रक्त धातु का बुखार, वो दिन में मतलब 2 बार जी, 24 घंटे में 24 घंटे में वो एक बार आता है जी। नहीं 24 में 2 बार जी, रक्त धातु का 24 में 2 बार। अच्छा जी, दिन में आप ही बताओ सर एक बार और। हाँ कंप्लीट करो। बिल्कुल ठीक है, आपने अच्छा बताया जी। इसमें क्या है आप सुभाष जी, जो रस धातु का बुखार है वो तो पढ़ा ही दिया है जी आप लोगों को, इसके बारे में ही तो पढ़ाया है कि भाई इस बुखार में हाई टेम्परेचर का बुखार रहेगा, जैसा कि इसमें शास्त्र में लिखा है, पढ़ा था आप लोगों ने कि असहनीय गर्मी मलमूत्र धातुओं सबको सुखा देगी। लेकिन फिर भी रोगी को कुछ नहीं होगा अगर धातुओं की शुद्धि रही तो ये अपने समय के बाद छोड़ देगा। तो रस धातु का बुखार ये
हाई टेम्परेचर का रहता है 24 के 24 घंटे, जितने भी दिन लेगा वो 2, 4, 5, 6, 7, ज़रूरी नहीं है 7 लेगा, कई बार वो अगर शुद्धि है तो जल्दी भी छोड़ देता है जी। तो ये जितना भी टाइम रहेगा हाई टेम्परेचर का रहेगा। अगर इसमें आप कोई भी दबाने वाली मेडिसिन ले रहे हैं तो केवल जब तक प्रभाव है तब तक ही वो कम होता है, फिर उतना ही बना रहता है जी। ठीक है जी। तो ये हाई टेम्परेचर का रहेगा। वात का है तो 7 दिन तक, कफ पित्त का है तो 10 दिन तक रह सकता है। कफ वात का है तो 7 दिनों तक, पित्त का है तो 10 दिनों तक, कफ का है तो 12 दिनों तक भी रह सकता है। लेकिन इसमें डरना घबराना नहीं है जी। बस खाना क्या है वो ध्यान रखना है जिसमें छोड़ देगा ये उसके बाद बुखार। अगर वहाँ गड़बड़ी होगी, शुद्धि नहीं हो पाई तो फिर ये रोगी को मार डालता है जी। तो ये लगातार बना रहता है। और जब बुखार रक्त धातु में जाता है तो वो 24 घंटे में 2 बार आता है जी, एक बार दिन में, एक बार रात में जी। और जब बुखार वहाँ से मांस धातु में चला जाता है तो वो 24 घंटे में एक बार आएगा जी। अब किस टाइम पे आएगा? अगर वो वात का बुखार है तो सुबह 2 से 6 और रात को शाम को 2 से 6 के बीच में आएगा। अगर वो पित्त का बुखार है तो सुबह 10 से 2 और रात्रि को 10 से 2 के बीच में आएगा जी। अगर वो कफ का बुखार है तो सुबह 6 से 10 और रात्रि को 6 से 10 के बीच में, इनमें से किसी भी टाइम पे जी। किस दोस्त का बुखार है वो, ये वात पित्त कफ का समय है जी। इस समय कफ बलवान रहते हैं। जैसे सुबह 6 से 10, शाम को 6 से 10 जो अभी भी टाइम चल रहा है, ये इस समय कफ बलवान है जी। और सुबह दोपहर को 10 से 2 और रात्रि को 10 से 2 इस समय पित्त बलवान है जी। और शाम को 2 से 6 और सुबह 2 से 6 वहाँ वात बलवान है जी। तो ये प्राकृतिक टाइम वात पित्त कफ की डोमिनेंसी का जी, उसके बलवान होने का, उसी के हिसाब से जिसका भी बुखार होगा वात पित्त कफ के आधार पे वो 24 घंटों में एक बार आएगा जब मांस धातु में चला जाता है। और जब मेद धातु में चला जाता है तो वो एक दिन छोड़ के फिर तीसरे दिन आता है जी। अब वो किस समय आएगा? वो वात पित्त कफ के आधार पे जी। और जब अस्थि मज्जा में चला जाता है तो वो 24 घंटे, वो आज आया है बीच में 2 दिन छोड़ के फिर चौथे दिन आता है जी। और अगर शुक्र धातु में बुखार चला जाता है तो फिर वो व्यक्ति बचता नहीं है जी। तो ये पहले 6 धातु तक बुखार गए हुए बुखार की हम चिकित्सा कर सकते हैं जी। हुआ सुभाष जी क्लियर? हाँ जी बढ़िया। देखो ऐसा है जी, हमने कोई टॉपिक रख दिया है, हम समाज को एक जानकारी देना चाह रहे हैं ताकि लोग ऐसे में बुढ़ापा, जल्दी मृत्यु और आखिरी दिन तक चलने वाली बीमारियों से बचे रहें। अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है तो झट से बोलो जी, ताकि हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़े। सवाल है तो वो रखो जी, मतलब कुछ तो निकलना चाहिए आप लोगों के अंदर, नहीं तो फिर ये एक तरह से लेक्चरबाजी होगी जी कि मैंने बोल दिया आपने सुन लिया। हम इसको एक सार्थक चर्चा के रूप में आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब किसी का कोई सवाल हो तो वैद अनुवृत जी, शेषन जी, वैद महेंद्र जी ले सकते हैं। इनका उपचार बताओ जी। फिर ऊपर से निकल जाए, कक्षा में पढ़ेंगे। जी हाँ, अगली कक्षा में पढ़ेंगे, फिर वो ज़्यादा हो जाएगा आज। ठीक है जी। सुभाष जी ठीक है जी। अब कोई साथी आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, कोई अनुभव शेयर करना चाहते हो? क्या आप अच्छे से अपने अच्छी जीवन शैली बदलाव कर रहे हैं? क्या आपको जीवन में फ़ायदा मिल रहा है? कोई भी अच्छा बुरा किसी भी तरह का अपना सुझाव रख सकते हैं जी। हाँ कुलदीप जी। तो गुरु जी जैसे अभी आपने बोला कि शुक्र धातु में अगर बुखार चला जाता तो वो मर जाता, तो इसकी हमें कैसे पहचान हो सकती है गुरु जी की इसका शुक्र धातु के लेवल पे बुखार चला गया है? इसको अभी रस वाले के पढ़े हैं, बाकी धातुओं का आगे पढ़ेंगे कुलदीप जी अपन। ठीक है जी। हाँ जी बोलिए प्राची जी, बोलिए। नमस्कार जी।
हाँ जी नमस्कार जी, सुन रहे हैं जी, सवाल रखें जी। हाँ जी, हाँ बोलो जी। जी कभी कभार बुखार में जब अकड़न जकड़न सी हो जाती है, वो कौन सी धातु का बुखार होता है? वो तो यहाँ पे नया जबर हो सकता है जी, अभी धातुओं में नहीं, वो पहली बार का बुखार होगा आपका शुरू में, जिसको हम नव जबर बोलते हैं जी। और अकड़न जकड़न के भी कई कारण है, या तो रोगी पतला हो, शरीर में पतला हो, उसको वो अकड़न जकड़न हो सकती है, या फिर वात के समय पे अकड़न जकड़न होगी, जैसे गुरुजी ने बताया अभी वात पित्त कफ का समय होता है अलग अलग। हाँ जी। तो जैसे शाम को 2 से 6 वात का समय होता है, हाँ जी। तो आप ये देखना पड़ेगा आपको भाई मेरे को शाम के 2 से 6 अकड़न हुई है, किस समय अकड़न हुई है, ज्यादा या लगातार अकड़न बढ़ी रही है वो? जी कभी कभी होती है। नहीं, कोई समय काउंट किया आपने भी, किस समय अकड़न घटती है, किस समय घटती है, ऐसा कुछ? जी बुखार हुए 2 साल हो गए। अच्छा, नहीं पहले की कोई याद हो आपके? हाँ याद है जी। हाँ, किस समय में हो? पूरा दिन रहती थी। पहले दिन के बुखार में ही? हाँ। तो पहला दिन का बुखार आपका शरीर कैसा है, पतला है, मोटा है, बीच का है? बीच का है जी। बीच का है, तो आपको लगभग जी। हाँ जी बोलो जी। मैं बीच में टोका, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो ऐसा जी, देखो जो आप बता रहे हैं ना वो क्या है, वायरल बुखार जब आप पहचान करनी होगी ना, पहचान मोटा मोटा तरीके से ये होगी, जो रस धातु का बुखार होगा ना वो लगातार रहेगा। आमतौर पर जो बोलचाल है ना आजकल वायरल बुखार बोलते हैं उसको, ठीक है। रक्त धातु का होगा वो ठीक उसी टाइम आएगा, जिस टाइम आज बुखार था उसी टाइम वहां पर आएगा। तो मांस धातु का होगा तो वो उसी टाइम आएगा, वो जिस टाइम आज बुखार होगा तीसरे दिन भी उसी टाइम आएगा, वो आगे पीछे नहीं होगा। तो आप ये थोड़ा आगे जाके सीखने की बात है, अभी मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा। तो आप प्रश्न हो तो बोलो जी, आप एंड्रेज कर रहे हैं ना जी? और कोई नहीं? चलो ठीक है जी। और सबसे पहले मैं छोटे खाना जी को बधाई देता हूँ। और ये हम साथियों इस बात का ये है, कोई इसको बुलाना हमारा कोई वो नहीं था, उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य इसी बात का है कि जैसे वैद्य जी के यहाँ छोटे बच्चे हैं, आने वाले किसी के पास छोटे हैं, किसी के पास बड़े, तो सभी के हम तो गुजर चुके हैं, लेकिन आने वाला जो भविष्य है उसके लिए तैयारियां चल रही है। देख के सुना भी होगा आपने, जो पेड़ लगा हमने पहले आज वो फल खा रहे हैं उसी का। तो अब है ना जो तैयारियां है ये आगे जनरेशन की तैयारियां हैं, ना कि हम अपने लिए। जनरेशन की तैयारी के लिए आपने सबने योगदान करना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ाया। और मैं खासकर नरेंद्र जी ने जो प्रश्न करे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक भाई था इसने भी बात करी, सुभाष जी ने भी। सुभाष जी बहुत अच्छा, ये उद्देश्य और कुछ भी नहीं है, यहाँ उद्देश्य सिर्फ इस बात का है हम सब मिलकर इस दवाई से, इन चीजों से छुटकारा कैसे मिले। और वो इसी प्रकार हो सकता है कि हम एक दूसरे की कड़ी बनते हुए और एक मिशन के लिए लगे हुए हैं। यहाँ कोई दिमाग में ये नहीं है भाई शायद किसी चीज की कोई दवाई बेचनी है या हमारा का प्रमोट करना है। हम नरेंद्र गांधा जी की कोई जय बोलने नहीं आए, जय बोलेंगे हम अपने लेवल पे बोल रहे हैं, 1 साल 1.5 साल हो गया बोलते रहेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए हम जय बोलवाने के लिए इकट्ठा नहीं करे आपने, हम सिर्फ आपको इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं आप कितने सजगता से इस जो प्रोग्राम है इसका फायदा कैसे उठाओ। और ये तभी फायदा उसके है जब सब साथी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े। जो कई बार ग्रुप में देखा भाई कोई भी चीज है वो अपने काम के ही नहीं रहे, भाई हमने ग्रुप जोड़ा तो इसलिए जोड़ा है भाई इसमें सिर्फ और सिर्फ काम की बात आ तो
एनेस्थीसिया से डलवाया था वैद्य की अनुमति से, और ये बहुत जरूरी भी था। भाई जितने भी साथी बढ़ सके तो बढ़ाओ, नहीं तो अगले संडे से मेरे ख्याल से 19 साथी का ग्रुप रह जाएगा जो क्लास में आ सकेंगे, ठीक है? क्योंकि फिर भीड़ में कोई काम चल रहा है, लगना चाहिए ना वहां जाने के बाद कुछ न कुछ अलग है। ये तो इस प्रकार हो गया कि भाई वो सुना ही नहीं दे रहा, या कुछ साथी चलो वीडियो डाल देते हैं वो सुन लेते होंगे, उनका रिप्लाई नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं। वो मुहिम का हिस्सा बनाओ। आज राजीव दीक्षित जी का सपना था, उसको साकार करने के लिए आपने कुछ योगदान करना पड़ेगा, और वो समय योगदान है आपका। पैसा का योगदान को भगवान की दया से मेरे ख्याल से काम चल जाएगा। जब पैसा का योगदान किया है तो देखते हैं, वैसे मेरे ख्याल से कहीं कोसों दूर भी नहीं है, पैसे के योगदान की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो मैटर नहीं है। मैटर इस बात का तो हम सब जुट के एक अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छे परिवार की कामना कैसे करें। और कई साथी हैं जो लगातार लग रहे हैं, उनको बधाई के पात्र हैं, और आप सभी जुड़ो और अपने जो जिससे दुनिया में प्यार करता है उसको बताओ एक बार, भाई हम इस प्रकार से करें, आप भी करो। तो प्रेम की भी भाषा यही है, ये भी एक दान होता है, भाई आप किसी को किस तरह दान दे रहे हो, तो सृष्टि में बहुत जरूरी है। तो ये दबाया जा रहा है बुखार, ये बीमारियां, तो आपको आने वाले भविष्य में ऐसा नहीं होगा। हमारे वैद्य जी बहुत ही शालीनता से पढ़ाते हैं, और आप पढ़ने वाले भी शालीनता से, देखो परमात्मा की प्रभु की मर्जी है, जितने भी साथी बड़े शालीनता से बोलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी तू तड़ाक या वो इस प्रकार की भाषा का मर्यादित आदमी है, यही एक पहचान होती है। मर्यादित आदमी जब इकट्ठे होते हैं तो मेरे ख्याल से तो आजादी की मुहिम थी ना, जैसे शहीद भगत सिंह जी उनकी, तो आज आर्थिक आजादी की और इस षड्यंत्र की आजादी की लड़ाई के लिए आप लोगों का जितना योगदान रहेगा उतना ही सराहनीय रहेगा। तो कृपया करके ज्यादा से ज्यादा समय पर जुड़े, मेरा पास यही करा था, और अपने साथियों को भी जोड़े। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सेशन जी। और प्राची जी का जो सवाल था, अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है जी। जैसे जैसे आप आगे जुड़े रहेंगे, निरंतर आपके हर सवाल का जवाब आने वाली कक्षाओं में मिलेगा कि वात का बुखार कौन सा, उसकी पहचान क्या है, पित्त का क्या है, कफ का क्या है। धीरे धीरे अभी हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। आपके सब सवाल आने वाली कक्षाओं में कंप्लीट हो जाएंगे जी। तो बाकी सभी साथियों से निवेदन ये है कि आप इसको ग्रहण करें ज्ञान को, फिर इसके ऊपर जब एक मिनट जी, बुखार आए तो उसको अप्लाई करो जी अपने ऊपर। आप ठीक करेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। धीरे धीरे बच्चों पे आना है, और जिनकी अभी शादियां होनी है, बच्चे होने हैं, तो उनके लिए तो एक सुनहरा भविष्य है जी, कि जो समस्याएं आपने, आपकी पीढ़ी ने फेस करी है वो अगली में बिल्कुल ना आए जी। उसके लिए ये प्रयास है कि सृष्टि का जो सही ज्ञान है वो हम सबको मिले, और उसके तहत हम सुखपूर्वक बिना व्याधियों के जीवन जिए। हाँ मंजीत जी। जैविक जी, हाँ बोलो। मंजीत जी कुछ फोन रखिए जी। मंजीत जी शायद, मंजीत को बोले जी आपका एड्रेस है गलती से है, वैसे आपने कर रखा है। मंजीत मलिक एचरा। चलो, जैसे ही अगर इनका सवाल होगा तो ये कर लेंगे जी। बीच में इनकी आवाज़ थोड़ी देरी से आती है, जैसे इन्होंने अभी बोला था। तो आप सभी से निवेदन है कि जी इसमें हम किसी को कोई इलाज नहीं दे रहे हैं, और कोई भी साथी दवाइयाँ नहीं बेच रहा है। एक जो सही जानकारी है, जो वास्तविक, वो आप लोगों तक देने का प्रयास है। प्राकृतिक सृष्टि के अनुसार जो सही जानकारी है उसका लाभ मिलके हम सब स्वस्थ रहें, ये एक प्रयास है। तो अनुवृत जी अपने विचार रखते हुए समापन करें। वैद अनुवृत जी। जी गुरु जी, आज जैसे कि हमने जानकारी को आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा सा विषय पे आगे बढ़ गए हैं,
तो जानकारी और आपको पिछली जानकारियों से अधिक जानकारी मिली है, तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो, तो उसके लिए सबसे उत्तम उपाय है कि आप वीडियो को जब आपके पास आ जाता है अगले दिन ग्रुप में, तो उसको आप बार बार सुनें। और जब आपने विषय को अगर गंभीरता से सुनेंगे आप, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है और हर व्यक्ति के जीवन में साल में एक बार या 2 साल में एक बार वो बुखार से सामना करता ही है, तो क्योंकि वो जीवन शैली हमारी उतनी अच्छी नहीं है। जब हमारी जीवन शैली पूरी अच्छी हो जाएगी, जो नियम हमने पढ़े हैं, जैसे आप लोगों ने भी अब वो पढ़े, तो फिर बीमारी या बुखार जो है वो आएगा ही नहीं। एक वो अलग स्तर पे हम लोगों का स्वास्थ्य पहुंच जाएगा। तो जब तक ये समस्या है, या जैसे हम लोगों ने जिन लोगों ने भी इसको बुखार का सामना किया है इस साल या पिछले साल, तो वो ना हो, तो उसके लिए आपको उन 10 नियमों का पालन करना है। और अगर हो गया है तो उसके बाद आपको कैसे अपनी चिकित्सा करनी है वो भी हमने पिछली 2 कक्षाओं में आपको बताया ही है। तो अब आगे जैसे जानकारी अपने और विस्तार रूप ले रही है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन ना हो तो जरूरी है, क्योंकि आप अपने आप से, क्योंकि पूरे आपके पास अब पूरे 1 सप्ताह का समय है अगली कक्षा होने से पहले, तो आप अपने आप से सवाल करें, मन में सवाल बनाएं और फिर उस वीडियो को सुने दोबारा, जो ये क्लास का आज वीडियो है। अगर वहीं से आपके सवाल का जवाब मिल जाता है, तो यानी कि आप उस समय जब कक्षा चल रही थी तो आप उसको ध्यान से ग्रहण नहीं कर पाए, सुन नहीं पाए, तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी वो सवाल है तो आप उसको लिख के रखें और अगली कक्षा में जरूर पूछें। आप जानकारी को आधा अधूरा ग्रहण ना करें, ये मेरा विशेष कहना है सभी साथियों से जो नए साथी जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी लेके या याद रख के उसको अपने जीवन में जब ऐसा कुछ स्थिति आएगी उसको अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और अगर आप उसमें कहीं ना कहीं विफल हुए, तो फिर उससे आयुर्वेद का भी बहुत बड़ा नुकसान है। और आप कहेंगे कि नहीं, ये होता नहीं है, ये सबकी बस की बात नहीं है, और ऐसा नहीं होता है। चलो 2 दिन आप कर पाएंगे या 3 दिन कर पाएंगे, उसके बाद धैर्य टूट जाता है और आप फिर उसी रास्ते पे चले जाएंगे। तो मेरा ये बताने का मकसद इसलिए भी है कि गुरुजी ने आज जैसे अपने बेटे से यहाँ पे आपको जानकारी दी, उन्होंने छोटे से बेटे ने कितने अच्छे से सारे सवालों के जवाब दिए, तो वो क्योंकि उस माहौल में रह रहा है और ये इसके लिए पूरे संकल्पबद्ध है गुरुजी आयुर्वेद के प्रति, तो वो बचपन से ही उसको उसमें उसी के अनुसार उसका लालन पालन कर रहे हैं। तो जब वो यानी कि ये जो जानकारी है वो गलत नहीं है, इसमें कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, इनको वो पूरी जानकारी अच्छे से है, पूरा इनका विश्वास था, तो शुरू से ही उस पे वो जब अप्लाई कर रहे हैं तो उनको रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। तो जैसा कि गुरुजी ने कहा भी कि आप अपने ऊपर अप्लाई करें फिर बच्चों पे करें। और जैसा कि ये विषय जो बुखार का है, हम लोगों ने अपनी जो हमारी रेगुलर कक्षा चलती है उसपे पिछले साल जुलाई में पढ़ा था हम लोगों ने, तो वहां से जानकारी लेने के बाद हम लोगों ने भी जब ये हमारे सामने स्थिति आई तो अपने ऊपर ये चीज अप्लाई की और उसका रिजल्ट हमें उस पैथी से अच्छा मिला जिस पैथी से हम अब तक ठीक होते आ रहे थे। तो यानी शरीर में कहीं ना कहीं शुद्धि की जो प्रक्रिया है वो उस पैथी से नहीं हो पाती है, वो अधूरी रह जाती है और वो दब जाता है कहीं शरीर के अंदर। जब आप इस तरीके को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो ऊर्जा है शरीर की और एनर्जी है वो एक अलग ही लेवल पे पहुंचेगी। तो इसीलिए उसको पूरी तरीके से आपको ग्रहण करना जरूरी है। जानकारी को आप बार बार सुने और उसको याद रखें, लिख लें कि क्या क्या करना है। शुरू के 2 दिन जैसे कि बताया कि यहाँ पे महासुदर्शन काढ़ा लेना है तो वो आप पहले से ही ला के रखें। उपवास करना है तो पूर्ण उपवास कौन कर सकता है और अगर भूख लगे तो क्या ले सकते हैं, वो कक्षा में पूरा बता दिया गया है आपको यहाँ पे चर्चा करते हुए।
जबरदस्ती नहीं करनी है। मान लिया भूख है और फिर भी उपवास कर रहे हैं कि उपवास याद रह गया और बाकी की बात याद नहीं रही, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप उसको लिख ले कहीं पे, अपने याद के लिए नोट्स बना लें अपने, और कहीं पे वो पॉइंट बना के रख लें कि ये बुखार की चिकित्सा है। जैसे कि और विस्तार से जानकारी आज आगे बढ़ी तो उसमें ये भी बताया गया कि 7 दिन, 10 दिन और 12 दिन, उससे कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। तो ये भी आप याद रखें कि अगर आप विधिवत तरीके से चलेंगे, पहले ही दिन से जैसे ही आपको लगेगा कि बुखार जैसा आपको कुछ लग रहा है, तो आप उपवास करना शुरू करेंगे, रोटी और दूध जो छोड़ देंगे, तो 2 दिन में ही आप 90% तक तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर उसमें कुछ आप गड़बड़ी करेंगे, आधा अधूरा करेंगे, तो वो 7 दिन, 10 दिन और 12 दिन तक चलेगा। लेकिन फिर भी आपको अगर 2 दिन में भी आप पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, तो आपको अपने आप को 7 से 8 दिन तक, 10 दिन तक उस पे रखना है तरीके पे। थोड़ा सा धीरे भोजन पे आना है वापसी। 2 दिन में पूरी तरीके से ठीक होने के बाद आपको फिर पूर्ण भोजन पे नहीं आना है एकदम से। तो ये इस तरीके की छोटी छोटी सावधानियां हैं जिससे कि आपको पूरी तरीके से ठीक हो पाएंगे अपने आप को। पीछे भी अगर मान लिया किसी वजह से आपने कोई व्याधि आपको परेशान कर रही है या शरीर में दबी हुई है, और अब की बार अगर बुखार से आपका सामना होता है और आप इस चिकित्सा पद्धति को अपनाते हैं, तो वो भी आपके शरीर से निकल जाने वाली है। तो इतने महत्व की ये जानकारी है, तो इसमें जरूरी है कि आप इसको ध्यान से सुने और जो नोट्स और पॉइंट्स अपने बना के रख लें, ताकि आपको ये चीजें याद हो जाए। क्योंकि जब अब कक्षा आगे बढ़ेगी और जो विषय है वो एडवांस जानकारी की तरफ जाएगा, तो पुरानी जानकारी और एडवांस जानकारी में आप कंफ्यूज ना हो। तो बेसिक्स वही रहना है। जब भी ज्वर होगा तो उसके जो चिकित्सा की शुरुआत है वही उन्हीं बेसिक स्टेप से होगी। तो ये चीजें आप याद रखें, और इसी तरीके से फिर हम लोगों विषय को आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। वैद्य अनुवृत जी का इतना सुंदर विश्लेषण करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ें, दूसरों को जोड़ें, अपने ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करें, चीज़ों को प्रैक्टिकली समझें, अपनी पीढ़ी पे अप्लाई करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो जी। वीडियो शेयर करने में तो कुछ नहीं लगता जी। अब बुखार पे ये कम से कम 4थी वीडियो हो गई है। इतनी डिटेल जानकारियाँ हम पढ़ रहे हैं कि बुखार से ही हर बड़ी बीमारी पैदा हो रही है, और बुखार हर 3-6 महीने बाद आ ही जाता है सीज़न चेंज होने पे। तो इसको कैसे बदल सकते हैं, षड्यंत्र से बाहर लोगों को कैसे निकाल सकते हैं। भले ही एक वीडियो आपको 100 दिन लगानी पड़े जी, स्टेटस पे लगा लो। जब 100 बार लगेगी तो व्यक्ति सुनेगा जी आपकी बात को 100वीं बार कि इसमें कुछ ना कुछ है जी। तो आप सभी से निवेदन है कि जो ये प्राकृतिक ज्ञान है ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, तो ज़्यादा लोगों को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, कम से कम वीडियो को तो शेयर करें जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की कक्षा को विराम देते हैं। शेषन जी या वैद्य महेंद्र जी का कोई विचार सुझाव हो तो रख सकते हैं, नहीं फिर समाप्त करते हैं जी। रची सुभाष जी चाहे जो कुछ तो शब्द बोले, ये नए साथी है, ये रखा बोलने का बोलता हूँ। नरेंद्र जी, सुभाष जी, हाँ जी सुभाष जी, हाँ जी, वंदे मातरम जी। वंदे मातरम जी। जी सुझाव क्या है? ऐसा जी देखो, मैं तो इंसान हूँ जो 6-7 साल से जैविक खेती कर रहा, और मैंने भी ये बस राजीव दीक्षित की कुछ वीडियो देखी थी, उससे मेरे को अंदर से कुछ भाव उठ गई, कुछ ना कुछ हमें भी करना चाहिए। और ये जैसे अपने वैद्य से बोल रहे थे भी कोई ना कोई वीडियो डालने से किसी न किसी पे असर पड़ेगा। जैसे हमारे ऊपर असर पड़े इस चीज का, भाई राजीव दीक्षित जी खेती के बारे में कितनी सोच थी, कैसी सोच थी, उनकी देसी गाय के बारे में कैसी सोच थी। तो इसी तरह देखो जो दूसरे पर पड़ेगा ये तो असर। तो जब तक हम किसी को आगे भेजेंगे इसके बारे में, कोई हमारी भी सुनेगा जैसे हमने किसी की सुनी है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात कही जी, ये वीडियो जरूर भेजवा दे,
धन्यवाद जी। सुभाष जी पूरा परिचय आपका? मैं कहूँ बात कैसे हो जी, किसान हो जैविक डॉक्टर और अभी आपकी सिलाई नहीं आ रहा। देखो यहाँ नाला जी। अच्छा अच्छा अच्छा। सुभाष जी सारे किसान हैं, कोई नहीं है वो यहाँ पर पीएचडी और कोई नहीं, सब किसान है और सब बराबर है। आज आप किसान हो ना, तो आपका भविष्य कल एक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर है ना 1 से 11 इसी प्रकार बन सकते हैं। 11 बनाने में बड़ी समस्या होती है, लेकिन 1 से 11 इसी प्रकार जुटा जा सके कि जैसे आज आप इसमें आए, आपने अच्छा लगा, ठीक, तो आप औरों को बताओगे, औरों करोगे। तो देखो मैं कई बार इसको देखता हूँ बुलारा जी को, उसका मुहिम है, उनका मुहिम देखे ना तो आज कोसों दूर भी है उनकी बात, लेकिन उस आदमी के लगन को देखा जा सके कि वो आदमी लगन क्या खा रहा है। देखो जो वो कबीलों की बात कर रहा है, जो वो बात कर रहा है, आज बड़ी असंभव बात लग रही है। शिक्षा पे बहुत बढ़िया मिशन है जी, गाँव खेती बीज मेरा कहने का भाव ये था, तो अपने वाला मिशन है, या तो पहले आओ पहले पाओ। सभी को बीमारियां है, सभी घर में है, घर गृहस्थी है, चाहे कोई साधु है चाहे कोई है, उसका जीवन होना तो तो इसमें हम जल्दी सक्सेस हो सके हैं इस मुहिम को चलाने में और इस मुहिम को आगे तक लेके जाने में। हमारा एक मानना है वैद्य जी, अगर जो हम सभी साथी है ना, जितने भी साथी है ऊपर वो रेडी हो जाएंगे ना, तो हम इसको जल्दी से जल्दी श्री राजीव दीक्षित जी के सपनों को साकार करने में कहीं न कहीं अपनी भूमिका योगदान देंगे। जैविक में, जैविक खाने में, कोई बीमारी न होने से, इस प्रकार की चीजें हम सब मिलकर कर सकते हैं। संजीव जी आपका प्रश्न है, कोई आपने एड्रेस करा है? जी संजीव जी। नरेंद्र जी आप कुछ कहोगे, समापन करें? सुभाष जी का धन्यवाद, बहुत बहुत नया साथी था, बढ़िया तरीके से बोले। अगर आप नरेंद्र जी आप भी कुछ कहना चाहते हो तो। गुरु जी समय बहुत हो गया जी, समापन करते हैं जी। चलो जी, ले लो बच्चे शादी समापन कर। ठीक है, सभी साथियों को नमस्कार, अगले रविवार को मिलते हैं। हाँ वैद्य महेंद्र जी, बस यही थे जी, भाई समय बहुत हो गया जी, समापन करने की बात थी। ठीक है जी, सभी को नमस्ते, मिलते हैं अगले रविवार को जी।